दोस्तों, इज इट रियली पॉसिबल टू क्रैक आरबीआई ग्रेड बी विदाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड? तो इसी क्वेश्चन का आंसर हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, और आई होप कि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी इस वीडियो के एंडिंग के बाद। तो दोस्तों, वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7। बिना किसी देरी के आइए जरा सेशन की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज, दोस्तों आप में से अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग तो अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन ऐप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन ऐप पर काफी सारा फ्री कंटेंट आपको मिलता है। डेली बेसिस पर अपडेटेड कंटेंट के साथ आपको क्विजेस मिलती है ताकि आपकी प्रैक्टिस को और भी बेहतर बनाया जा सके। दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जाम है, और अगर आप इतना बड़ा एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी तरह की किसी भी हद तक कोई भी लापरवाही आपको करना चाहिए इसके लिए, है ना। क्योंकि अगर हम अपने आप को पूरी तरह से इसके लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हम पूरी तरह से अपने आप से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्म करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम छोटे छोटे पॉइंट्स पर अगर बात कर ले तो आपको पता है कि आपका आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्जामिनेशन है वो 3 फेज का एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर फेज 1, कई सारे लोग बोलते हैं कि जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, बट इट्स नॉट जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है, क्योंकि इस फेज 1 को दोस्तों आप क्वालिफाई करे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। और आपको पता है कि फेज 1 जो है हमारा 200 मार्क्स का है, उसके बाद आप फेज 2 और फेज 3 में अपीयर होंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला जो मतलब बोलते हैं ना सबसे बेसिक और सबसे कठिन जो आपका स्टेप है वो कौन सा है, आपका स्टेज कौन सा है? फेज 1 का एग्जामिनेशन। कई सारे बच्चे दोस्तों यहीं से फिल्टर्ड हो जाते हैं, कई सारे बच्चे यहाँ से फिल्टर्ड होकर आउट हो जाते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फेज 2 काफी बेहतर होता है लेकिन फेज 1 के अंदर वो नहीं कर पाते उतना बेहतर। रीजन क्या है उसका? ठीक है, रीजन दोस्तों कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे क्वांट और रीजनिंग, है ना, इनकी वो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इस वजह से वो इस सब्जेक्ट में मतलब फेज 1 में रुक जाते हैं मेरे। ठीक है, अब थोड़ा और अगर हम लोग देख ले दोस्तों, एक चीज और कि आपको पता है कि हमारा जो ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न है फेज 1 का, आप देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन आते हैं आपको यहाँ पर 80 क्वेश्चन मिलते हैं, 80 मैक्सिमम मार्क्स के, 25 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपको मिलता है, ठीक है ना। आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड की अगर बात कर ले तो 30 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, मैक्सिमम आपके 30 मार्क्स होते हैं यहाँ पर, है ना। और दोस्तों अगर देखा जाए तो 25 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पर भी मिलता है। इंग्लिश में आपको अगर देखेंगे तो 30 क्वेश्चन है, 30 मैक्सिमम मार्क्स है, 25 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन। रीजनिंग में दोस्तों 60 क्वेश्चन और 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन। अब आप लोग ये ध्यान रखो कि आपको क्या करना होता है इस एग्जामिनेशन में कि भाई सेक्शनल कट ऑफ तो निकालना ही निकालना है आपको। एक सेक्शन कट ऑफ होता है इसमें, वो आपको निकालना है, उसके साथ साथ आपको ओवरऑल कट ऑफ भी बैलेंस करना है, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए, आपको ये भी पता है कि इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, सेक्शन कट ऑफ भी निकालना है, ओवरऑल कट ऑफ भी निकालना है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग है तो इस एग्जामिनेशन में आपको स्पीड के साथ साथ अपनी एक्यूरेसी पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों आप लोग अगर देखेंगे इस पूरे पार्ट को तो देखिए, अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले पार्ट की अगर बात कर ले तो इसके 25 मिनट्स जो है आपके पास, इसके अंदर 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के हैं। आपको पूरे सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपना टारगेट कम से कम 15 प्लस के ऊपर होना चाहिए मेरे। अब आप लोग में से काफी सारे बच्चे अगर ये सोचते हैं कि सर मैं क्वांट को स्किप कर दूं क्या, क्वांट को स्किप कर दूं क्या, तो मेरे भाई आपको इसमें कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा ना कि आपका सेक्शन कट ऑफ निकल जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि फिर आप लोगों के हाथ दूसरे सब्जेक्ट्स में ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरे पार्ट में आपका हाथ ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि आप लोग जनरल अवेयरनेस के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि 25 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। अब आप सोचो कि 25 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस अगर मैं बना पाऊं तो वो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उतना आप खुद प्रैक्टिकल वे में सोच के देखिए कि उतना रीड भी नहीं कर सकते आप लोग। 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस को रीड करना, उनके ऑप्शंस को रीड करना, थोड़ा सोच के ऑप्शन टिक करना बड़ा लेंदी काम है ना। ठीक है, मतलब फिर भी बच्चे 35-40 तक अगर जा पाएंगे तो इनफ है, 35-40 तक अगर जा पाएंगे तो बढ़िया है वो, है ना। अब उसके अलावा दोस्तों आप लोग इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा अपने हाथ पर सही मार सकते हो, यहाँ से अच्छे से कर सकते हो। रही बात रीजनिंग वाले सेक्शन की, तो इसके अंदर अगर पजल वगैरह में अगर किसी ट्रैप में फंस गए तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि हमें सेक्शन के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ मैनेज करना कंपलसरी हो जाता है इस एग्जामिनेशन में। तो ये आप लोग का एक तरह से रिस्क होगा कि मैं क्वांट को स्किप करके सिर्फ उतना पढ़ लूँ कि मेरा कट ऑफ निकल जाए, तो बड़ा रिस्की वाला पार्ट हो जाएगा फिर वो आपके लिए। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। एक बात और समझिए कि जैसे आप लोग अगर थोड़ा सा इसका एनालिसिस अगर कर ले कि यार मैं कौन कौन सा पार्ट है जो है मतलब जिसको कर लेना चाहिए, मैं एटलीस्ट मैं उतना तो कर लूँ कि मैं 15 से 20 नंबर की रेंज में अपने आप को बैलेंस कर लूँ, वहां तक बैठा लूँ मैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो, अगर थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस अगर देखेंगे आप लोग
तो क्वांट में इन सारे पार्ट से क्वेश्चंस आप लोगों के बने हैं। मतलब ये कि जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन और मतलब कैसलेट वाले पार्ट की अगर बात कर लिए, दोनों ही डीआई का ही पार्ट है एक तरह से, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि 15 क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, मतलब ये तो आना तय है। मतलब कि 2 डीआई सेट्स तो आ ही रहे हैं मिनिमम, कभी कभी 3 डीआई सेट्स भी आपको देखने को मिले हैं। तो डीआई अपने को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, लेकिन डीआई की प्रैक्टिस के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको आना चाहिए। जैसे कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया, वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है, थोड़ा आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसकी। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आना चाहिए अच्छे से। रेशो एक ऐसा टॉपिक है जिसको अच्छे से करना चाहिए। एवरेज आपको अच्छे से आना चाहिए। इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से करोगे, परसेंटेज, रेशो और एवरेज, तो आप लोग डीआई को भी आराम से बना पाओगे यहाँ से, है ना। अब दूसरी बात ये होती है कि कई बार डीआई को अर्थमेटिक वाली भी मिल जाती है, जो कि अर्थमेटिक किसी टॉपिक पर बेस्ड होती है ना। जैसे प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, या फिर टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, इन टॉपिक्स पर बेस्ड कभी डीआई आ सकती है आपको। तो वो डीआई तभी डील कर पाओगे जब उन टॉपिक पर थोड़ी आपकी कमांड होगी। अगर वो टॉपिक आपके स्ट्रांग नहीं है तो फिर डीआई भी नहीं कर सकते। तो ये भी एक तरह से रिस्की वाला काम हो जाएगा कि मैं कुछ टॉपिक्स कर लूँ और डीआई करने चले जाऊंगा। अगर मान लो अर्थमेटिक वाली डीआई अगर आ जाती है तो फिर यहाँ पर फंसोगे आप लोग, है ना। एक बात और समझो कि डीआई के अंदर दोस्तों जैसे 10 क्वेश्चन, मतलब एक डीआई सेट है, 5 क्वेश्चन है उसमें, तो 5 में से 1 से 2 क्वेश्चन उसके लिए लेंदी प्रोसेस, मतलब लेंदी होते हैं, जो काफी ज्यादा टाइम अपना कंज्यूम कर लेते हैं। तो उनको फिर वो क्या करना पड़ता है, स्किप करना एक बेहतर काम होता है वहां पे। तो फिर नंबर कहाँ से निकाले सर, अदर टॉपिक से निकालो। अब अदर टॉपिक्स में अगर देखोगे दोस्तों, जैसे नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो दो भी काफी बेहतर टॉपिक्स है। आप देखोगे कि 2024 में 5 क्वेश्चंस थे, 23 में 8 क्वेश्चंस थे, 22 में 8 क्वेश्चंस थे, और 21 में कितने थे, 7 क्वेश्चंस थे आप लोगों के, है ना। तो ये काफी ज्यादा मामला आपका देखोगे, यहाँ तो 20 नंबर तो इधर से हो गया हमारे पास, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ पार्ट आप छोड़ोगे, कुछ पार्ट आप क्या करोगे, छोड़ोगे यहाँ पर। तो ये टॉपिक आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते दोस्त। उसके बाद अगर देखें कि इधर वाला पार्ट जो कि पूरा अर्थमेटिक पर बेस्ड है ना। अब अर्थमेटिक में आप ये सोच सकते हो कि मैं कुछ कुछ पार्ट्स कर लूँ, कुछ क्या कर दूँ, स्किप कर दूँ। बेसिकली कुछ पार्ट में कर लूँ, कुछ पार्ट में क्या कर दूँ, स्किप कर दूँ, ठीक है। तो ये चीजें हैं, लेकिन अब इसमें अगर देखोगे तो ये चीजें ऐसी नहीं कि बिल्कुल डुएबल नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो आप लोग, है ना। बट थोड़ा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों ये एकदम परफेक्ट है कि भैया सेक्शनल टाइमिंग आपको दे रखी है। तो जीए के अंदर 80 क्वेश्चन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल टास्क है एक तरह से, है ना। रीजनिंग के अंदर 60 क्वेश्चन है ना, लेकिन उतना करना बड़ा मुश्किल टास्क होगा। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, अपना टाइम मैनेज करते हुए इस पार्ट पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा कि मुझे इसके अंदर से भी मार्क्स निकालने हैं, है ना। क्योंकि देखो दोस्तों, देखो अगर आप थोड़ा सा कट ऑफ पर अगर बात कर लो, कि जैसे अपन सबसे पहले अगर क्वांट की अगर बात कर ले, तो क्वांट का इस बार का जो कट ऑफ गया था, सेक्शनल कट ऑफ, है ना, वो कितना गया था, 7.5 मार्क्स का गया था 30 में से। कितना, 7.5 मार्क्स, जो कि स्कोर आराम से किया जा सकता है। 23 के अंदर 4.5 गया था, 22 में 4.5 गया था, 20-21 में 6 गया था, ठीक है। मतलब इधर भी अगर देखोगे तो सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ गया था 2024 का था, और 2025 में क्या होगा कुछ नहीं बोल सकते, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ द पेपर का लेवल कैसा था उस पर डिपेंड करता है ना। तो अब सर हमें क्या करना चाहिए, तो देखिएगा, जैसे अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ को लेकर थोड़ी सी बात करूं आपके साथ, है ना, पूरा डेटा अपन रख लेते हैं फटाफट से। ये पूरा डेटा है पिछले 4 साल 5 साल 4 साल का। तो देखिए, अगर आप लोग जैसे क्वांट के अंदर आपने बोला सेक्शन में लेके आ जाऊंगा, आपने 7.5 यहाँ लेके आ गए, है ना। इंग्लिश के अंदर 7.5 गया था, 15 और 15 30 40 50 सेक्शनल, ओवरऑल कितना गया है 67.25। अब आप खुद सोचो कि मुझे ये जो बाकी का जो पार्ट है मैं कहाँ से बैलेंस कर सकता हूँ, है ना। अगर आप ये सोच सकते हो कि मैं दूसरे पार्ट्स में, दूसरे सब्जेक्ट्स में अपना हाथ स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, या फिर या तो जीए वाले पार्ट में या फिर इंग्लिश वाले पार्ट में इनको मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लूँ, या फिर थोड़ा इंग्लिश मतलब रीजनिंग वाला पार्ट है इसको स्ट्रॉन्ग कर लूँ, तो फिर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो कि सर मैं इसमें थोड़ा सा पढ़ लूंगा, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है कि सेक्शनल के साथ साथ आपको ओवरऑल कट ऑफ भी मैनेज करना है हर जगह पर, कहीं पर भी देख लीजिए आप लोग। इधर भी अगर देखोगे तो सेक्शन तो ठीक है, इसका 4.5 गया था, है ना, बाकी का भी सेक्शन देख सकते हो, लेकिन ओवरऑल 54.25 गया है। आप लोग अगर इधर भी देखोगे तो 4.5 गया है, लेकिन ओवरऑल की अगर बात करोगे तो 63.75 गया है। यहाँ पर अगर देखें तो ये 6 मार्क्स का गया है सेक्शनल, लेकिन ओवरऑल अगर देखें आप लोग तो 66.75 का आपका ओवरऑल कट ऑफ गया है। तो सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ निकालने से बात नहीं बनेगी, आपको ओवरऑल कट ऑफ पर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है दोस्त, ठीक है। अब देखो ये क्वांट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है एक्चुअली। होता क्या है ना कि ये कुछ तो लोगों ने और कुछ खुद ने तो एक तरह से हवा बना के रखा है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं इसके, है ना, इतना बना नहीं पाते हैं, ठीक है। दिक्कत ये है कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं हम लोग,
पढ़ते नहीं हो उसके लिए। जितना टाइम आप अदर सब्जेक्ट को दे रहे हो उतना टाइम आप इसको भी दोगे तो आराम से बनेगा, आराम से क्वालिफाई करोगे इसको, और एक अच्छा स्कोर के साथ आप लोग क्वालिफाई करके जाओगे। क्योंकि कई सारे बच्चे ना फेज 2 में काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं, वो फेज 1 क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि क्वांट रीजनिंग वो 1 से 1.5 महीने पहले शुरू करते हैं, 1 से 1.5 महीने पहले शुरू करते हैं, है ना। अगर आप लोग ये मेंटेलिटी लेके चलोगे कि मैं सिर्फ 1 से 1.5 महीने पहले सिर्फ मैं मॉक पर काम कर लूँ, कुछ क्वेश्चंस पर काम कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, तो वो एक रिस्की काम होगा, बहुत बड़ा रिस्क होगा एक तरह से दोस्तों, ठीक है। और देखिए, अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात कर लो तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एटलीस्ट ये जरूर कर लें कि इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। जैसे नंबर सीरीज है, हर तरह की नंबर सीरीज आपको करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर टाइप की करो आप लोग, परसेंटेज रेशो, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पेंड डिस्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये पार्ट एटलीस्ट हर बच्चे को कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इस पार्ट से आपका काफ़ी सारा डेटा कवर हो जाएगा, है ना। और कैलकुलेशन वाला पार्ट तो ही, वो तो करना ही करना आपको एट एनी कॉस्ट। ये कैलकुलेशन तो बेहतर होना चाहिए इस एग्जामिनेशन में, स्पीड एक्यूरेसी दोनों बेहतर होना चाहिए, है ना। तो ये जरूर कर लें आप लोग, है ना। अब देखो दोस्तों, कुछ पॉइंट्स और कि आपको क्या करना है कि सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके काम नहीं बनेगा, आपको कॉन्सेप्ट भी समझने पड़ेंगे। डीआई भी करेंगे तो डीआई के कॉन्सेप्ट्स आपको समझने पड़ेंगे, अदरवाइज एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा टाइम लगाओगे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस या फिर कोई भी टॉपिक हो गया, उनके भी थोड़े कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, अदरवाइज टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे आप लोग। तो पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करो, ठीक है। अप्रोचेस को सुधारो आप लोग, अप्रोचेस पर काम करो कि यार एक क्वेश्चंस को करने के कितने सारे वेज हो सकते हैं, कितने सारे तरीके हो सकते हैं, और उसके बाद में एक्यूरेसी पर भी काम करें आप अच्छे से, है ना। अगर ये तीनों चीज़ों पर आपने काम कर लिया हर सब्जेक्ट के अंदर, तो स्पीड वाला जो मामला है ना वो ऑटोमेटिकली आपका डेवलप होते चले जाएगा, स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली डेवलप होती चली जाएगी, है ना। कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स दोस्तों कि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, है ना। तो प्रिपरेशन अगर आप अभी से स्टार्ट कर दोगे, धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े टॉपिक्स अगर खत्म करते चलोगे क्वांट के भी, तो आप लोग को बाद में रिग्रेट नहीं होगा, बाद में बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी इसकी, है ना। तो जो काम आप 1 से 1.5 महीने पहले करने वाले हो, 2 महीने पहले करने वाले हो, वो अभी से शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दोगे, फायदे में रहोगे। और एक बात और ध्यान रखा करो आप लोग, कि आप लोग सिर्फ एक सिंगल एग्जामिनेशन देने वाले हो आरबीआई ग्रेड बी, इसके अलावा दूसरे एग्जाम नहीं दोगे, क्योंकि दोस्तों ये पूरे साल में आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटी और भी आती रहती है। बैंकिंग सेक्टर की कई सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, रेगुलेटरी बॉडीज के कई सारे एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ग्रेड बी लेवल की ही प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुझे ग्रेड बी ही देना है, आप उसके साथ साथ अदर एग्जाम्स में भी अपेयर होना चाहिए, है ना। जैसे अगर रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम की बात करें तो आपके पास सामने नाबार्ड का एग्जामिनेशन आता है, सेबी का एग्जामिनेशन आपके पास आता है, आईएफएससी का एग्जामिनेशन दोस्तों आता है, ठीक है, आईआरडी का आपका एग्जामिनेशन होता है, देन फिर यूपीएससी ईपीएफओ का आपका एग्जामिनेशन मिलता है, पीएफआरडी का एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलता है, एफसीआई एजीएम का आपको एग्जामिनेशन मिलता है, साथ साथ ही सिडबी का एग्जामिनेशन हो गया, या फिर एफएसएसआई का एग्जामिनेशन हो गया। तो इतने सारे एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलते हैं, तो रिस्क क्यों लेना किसी सब्जेक्ट को लेकर। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा तो आप मल्टीपल एग्जाम्स में अपीयर्ड हो सकते हो, है ना। तो देखो, किसी की बातों में मतलब नहीं आना आपको, आप खुद अपना डिसीजन लिया करो कि यार मेरे लिए बेहतर क्या होगा। लोग तो कुछ भी बोलेंगे, अगर उनके लिए कोई चीज़ आसान है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी आसान हो। अगर उन्होंने किसी इस तरह से चीज़ें करी तो ज़रूरी नहीं कि आप भी वैसे ही करो तो आपको भी सक्सेस मिल जाए। सबके रास्ते अलग अलग होते हैं दोस्तों, सबकी कंडीशंस अलग अलग होती है बेसिकली, है ना। तो चीज़ों को समझिए खुद से, और ध्यान रखिए कि क्या वाकई में मुझे सिर्फ एक ही एग्जाम को अपेयर करना है, बाकी एग्जाम में छोड़ दूंगा, नहीं लेना है मुझे। तो ऐसी मेंटेलिटी ना रखें, ठीक है। अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाइए आप लोग, सब्जेक्ट अगर स्ट्रांग रहेगा तो मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर पाएंगे आप लोग। अच्छा देखो, इनके साथ साथ और कौन कौन से एग्जामिनेशन है, और एग्जामिनेशन अगर आपको बता दें तो मेरे भाई बैंकिंग सेक्टर के और भी एग्जाम, जैसे एसबीआई के पीओ के, क्लर्क के, एसओ के एग्जामिनेशन होते हैं, आईबीपीएस के पीओ और क्लर्क के एग्जामिनेशन, आरआरबी के पीओ क्लर्क एसओ के एग्जामिनेशन, एलआईसी का असिस्टेंट का, है ना। और इस बार तो देखो पॉसिबिलिटी है कि आरबी असिस्टेंट या फिर आरबी ग्रेड ए भी आपको देखने को मिल सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा। साथ साथ ही दोस्तों एनआईसीएल एओ, एनआईसीएल डबल एओ का हो गया आपके पास में। साथ साथ ही आपके पास आईडीबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, इनके एग्जामिनेशंस निकलते हैं। आईबीपीएस, एसओ के कई सारे एग्जामिनेशंस निकलते हैं, है ना, जिसके अंदर से जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो भरते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे आईटी का, एएफओ का, राजभाषा, लॉ अधिकारी या फिर मार्केटिंग ऑफिसर्स। तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको एक साल के अंदर। इन अपॉर्चुनिटीज को आप लोग अगर अपनी मतलब बोलते हैं ना बुद्धिमत्ता का यूज नहीं करेंगे तो मिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि हमें क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग करना है। क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग करना है। और दोस्तों देखिए, किसी भी एग्जाम की बात कर लो यार, एक बेसिक नीड होती है कि उसका सिलेबस कंप्लीट कर लो। एक बारी आप लोग सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लो, उसके बाद में जो मर्जी वैसा करो आप लोग।
ठीक है, लेकिन एक बार सिलेबस को ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इतना बड़ा एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, है ना। जो बेसिक डिमांड है उस एग्जाम की एटलीस्ट वो आप फुलफिल कर लीजिए। आप लोग दोस्तों देखो, सिलेबस अगर कंप्लीट कर लोगे तो उसके अलावा कई सारी चीज़ें आप लोग कर पाओगे, है ना। टाइम से आप लोग क्या कर पाओगे, PYQs की बढ़िया अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। ये 2 चीज़ें आपकी बढ़िया प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाएगी। और अगर ये टाइम से पहले चीज़ें कवर हो जाती है हम लोगों की, तो एग्जाम टाइम पे हम ये नहीं भागते, ये नहीं सोचते हैं, ये नहीं पूछते हैं फैकल्टी से कि सर कुछ टॉपिक बता दीजिए ताकि मेरा कट ऑफ निकल जाए, सर कुछ ऐसा बता दीजिए कि मेरा कट ऑफ निकल जाए। ये नहीं पूछना चाहिए फिर लास्ट में, है ना, क्योंकि फिर जब एग्जामिनेशन हो जाता है ना तो फिर वो कुछ हो नहीं पाता उस टाइम पर ज़्यादा। तो ध्यान रखो, पहले से अगर सिलेबस और PYQ उसको बढ़िया तरीके से लगा लोगे आप लोग, तो क्या क्या चीज़ें आपके बेनिफिट्स मिलेंगे। आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा दोस्तों प्रैक्टिस के लिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हो। आप लोग क्विज, मिनी मॉक्स और फुल लेंथ मॉक पर बढ़िया तरीके से काम कर पाओगे, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को तरीके से बना लोगे आप लोग, है ना। उसके साथ साथ ही दोस्तों सफिशिएंट टाइम रहेगा आपके पास रिवीजन का, आप रिवीजन कर पाओगे मल्टीपल टाइम्स। उसके साथ साथ ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का जो डर रहता है वो भी दूर होगा इसका, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि क्वांट के बगैर आप लोग, हमें तो नहीं लगता कि भाई आप RBI ग्रेड बी का एग्जाम निकाल सकते हो, है ना। और लास्ट के बस 1-1.5 महीने की प्रिपरेशन के थ्रू निकल सकता है मेनली, है ना। बट बाकी फिर आपकी कॉल है, आपकी समझ है। सारे आप लोग मतलब ग्रेजुएट हैं, सब समझदार हैं बेसिकली, सब अपना अच्छा बुरा जानते हैं, है ना। तो खुद के डिसीजन आप भी लीजिए, बट हमें जो मतलब हमें जो लगा कि आपको शायद डिस्कस करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, वो हमने कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन RBI ग्रेड बी की जो डिमांड है उसके हिसाब से उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बेसिक से प्रिपेयर करो, एडवांस लेवल तक लेके चलो, ताकि और भी जो एग्जामिनेशन है उसमें भी आप लोग अपीयर हो पाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर करेंगे सेशन को वाइंड अप। दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो अड्डा 24/7 के साथ, है ना, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है बैंक महापेक प्लस, जो कि मल्टीपल एग्जाम्स को कवर करता है। इसमें जितने भी आपको अभी एग्जाम दिखाए ना, सारे के सारे एग्जामिनेशन की क्लासेस आपको मिल जाएगी। लेकिन इसमें एनरोलमेंट के लिए आपको ये रेफरल कोड है जो यूज़ करना है, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप इसमें एनरोलमेंट ले पाएँ। तो Y710 को यूज़ करिए, बैंक महापेक प्लस में एनरोल करिए, मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो RBI ग्रेड बी नाबार्ड के साथ साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आपकी क्या रिव्यू है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।